हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और सर बहुत अच्छे से अपनी मई 24 की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा हमारा आज है लेक्चर 3 सी इंटर कॉस्टिंग थ्योरी का। तो बेटा हमने यहाँ पे थ्योरी को छोटे छोटे 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा कवर किया है। पूरी कॉस्टिंग के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो हम इन 3 लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा लेक्चर बेटा ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं। और बेटा आज है हमारा थर्ड और लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो उसमें सर जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि सर इसके नोट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे। बेटा इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो पूरी थ्योरी की बुक जिसमें 100% थ्योरी कवर्ड है वो आपको मैंने एज इट इज़ दे रखी है। जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सेम एज इट इज़ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा बेटा मैंने कॉस्टिंग का रिवीजन 25 आवर्स के अंदर बहुत इफेक्टिव तरीके से कराया है। उसमें हमने 100% कंसेप्ट कवर करे और साथ में 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को कॉस्टिंग रिवाइज करना है 2-3 दिन का टाइम लाके वहां से डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, आपकी क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। किसी बच्चों को कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है या मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकता है। मेरा पर्सनल नंबर सर सभी बच्चों के पास अवेलेबल है, नहीं है तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमने सर कल कहाँ तक कर लिया था? कल हमने बेटा करा था कॉस्ट अकाउंटिंग तक। अब हम चलते हैं आगे। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बेटा 2 चैप्टर हैं, इन दोनों को मैं एक साथ करा देता हूँ। कौन कौन सा चैप्टर है? एक तो है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग और दूसरा चैप्टर है बेटा हमारा जॉब कॉस्टिंग। इन दोनों चैप्टर को एक साथ क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि बेटा इन दोनों में से कुल मिला के मोटा मोटा एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इन दोनों चैप्टर से मिला के। आप देखोगे वैसे भी 2-2 पेज के चैप्टर है खाली, ठीक है। तो बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। बेटा पहले समझ लेते हैं जॉब और बैच कॉस्टिंग होता क्या है। देखो बैच कॉस्टिंग क्या होता है सर? बैच कॉस्टिंग तब एप्लीकेबल होती है जब हमारा प्रोडक्शन बैच लेवल पे होता है। अब बैच क्या होता है वो समझते हैं। बेटा आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है, अगर नहीं देखा तो अभी कभी देखना आप। प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है बैच नंबर। बैच होता क्या एक्चुअली में? बैच होता है सर मशीन में एक बारी में मैं कितना मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा असेंबली लाइन है, ठीक है। असेंबली लाइन है, मोबाइल असेंबली करती है वो सर। मोबाइल की बॉडी लगाती है, मोबाइल का स्क्रीन लगाती है, ठीक है। मान लीजिए वो असेंबली लाइन चलती है सर 4 घंटे तक। 4 घंटे में एक बैच बन के आता है और एक बैच के अंदर 500 मोबाइल बनते हैं, ठीक है। तो एक बार जब आपने असेंबली लाइन चालू करी तो भैया वो 500 मोबाइल बना के रुकेगी। तो उन सारे 500 के 500 मोबाइल का बैच नंबर सेम रहेगा, ठीक है। फायदा क्या होता है सर? बेटा अगर हम कमर्शियल पर्सपेक्टिव से समझें तो बेटा बैच कॉस्टिंग का ये फायदा होता है, अगर हम मान के चलते हैं अगर एक आइटम उस बैच का खराब है तो हम कहते हैं सारे आइटम उस बैच के खराब हैं, अनलेस एंड अनटिल सब एक एक को हम टेस्ट ना कर ले, ठीक है। तभी आपने कई बार सुना होगा कि यार मारुति ने इस बैच की गाड़ियां रिकॉल कर ली हैं, उसमें ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। टेस्ला ने सर इतनी सारी गाड़ियां रिकॉल करी, क्यों? वो कैसे पता लगाते हैं सर? वो बैच से पता लगाते हैं कि अगर बैच की एक गाड़ी में गड़बड़ है तो बाकी में भी हो सकती है, ठीक है जी। तो सर बैच कॉस्टिंग ये होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सर? हम बैच लेवल पे कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, कि एक बैच के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है और उसे डिवाइड कर देते हैं जो उस बैच का आउटपुट है। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में आता है सर बैच में 500 अगर मोबाइल बनेंगे तो हमेशा 500 ही बनेंगे क्या? नहीं बेटा, 490 भी हो सकते हैं, 480 भी हो सकते हैं, 510 भी हो सकता है, 520 भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग में बेटा हमारा मोटा मोटा यही है। अब हम समझते हैं जॉब कॉस्टिंग के बारे में। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? बेटा जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग से बिल्कुल अलग है। बैच कॉस्टिंग में हमने देखा सर एक साथ 500 मोबाइल बन रहे थे क्योंकि 500 के 500 मोबाइल सेम थे, ठीक है। ऐसा नहीं था सर, कुछ उसमें अलग था। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग में बेटा हर प्रोडक्ट आपका अलग अलग बनता है। बिल्कुल एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। जॉब कॉस्टिंग बेटा जैसे आप कंपेयर करो, एक बना रहा है लुई फिलिप आपके लिए शर्ट या पीटर इंग्लैंड आपके लिए शर्ट बना रहा है, ठीक है। तो क्या घर पे आके आपका नाप लेगा? क्या पूछेगा जी आपके कॉलर का क्या साइज है, आपके शोल्डर का क्या साइज है? नहीं, वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड साइज में हजार एक लाख शर्ट बना देगा, ठीक है। लेकिन आप किसी टेलर से सिलवाने जाएंगे तो बेटा वो तो आपका साइज लेगा ना, वो तो ऐसा नहीं कहेगा ना कि मैं हमेशा इस साइज का सिलता हूं तो इस साइज का सिल दूंगा, नहीं। तो जॉब कॉस्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स के बेसिस पे जो काम करा जाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर आप जॉब मतलब ऑर्डर पे आप ज्वेलरी बनवाओ, मान लीजिए आप तनिष्क में गए डिजाइन लेके, देखो जी देखो ये डिजाइन है, मुझे इस डिजाइन की ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका ऑर्डर लेंगे और पर्टिकुलर एक ही सेट बनाएंगे उसका, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारी जॉब कॉस्टिंग होती है। या फिर रॉयल्स रॉयस का एग्जांपल है बेटा, रॉयल्स रॉयस कभी भी मास में प्रोडक्शन नहीं होता, पहले ऑर्डर जाता है, स्पेसिफिकेशन जाती है, फिर उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी तैयार होती है।
ठीक है जी, तो ये हमारा जॉब और बैच कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। जॉब कॉस्टिंग में लिखा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड, मतलब सबके लिए अलग अलग है, एंड नॉन रिपीटेटिव, हर एक के साथ रिपीट भी अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं भैया 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है तो बनाए जा रहे 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, नहीं, हर एक के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोड्यूस्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। आगे अगर बैच कॉस्टिंग में देखें, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स। बेटा यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हमारा लॉट्स के अंदर, मतलब बैच को आप कई बार लॉट से भी बोल देते हो, ठीक है, तो बैच में हमारे सेम प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा नहीं है अलग अलग बन रहे हो। बेटा यहाँ पे हर जॉब की कॉस्ट निकाली जाती है। यहाँ पे सर हम पूरे बैच की कॉस्ट निकालते हैं और उसमें जितनी यूनिट होती है उसके बेसिस पे पर यूनिट निकाल देते हैं। मान लीजिए आपके सर 500 आईफोन बने और बैच की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए, तो आप क्या करोगे, 5 करोड़ डिवाइड बाई 500 पर यूनिट बैच कॉस्ट निकाल दोगे, ठीक है। जॉब सर डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। टेलर है भाई, उसे कपड़े सिलने हैं, ठीक है, मान लो उसे पैंट शर्ट सिलनी है, लेकिन एक जो तरीके की पैंट शर्ट सिलेगा हो सकता है दूसरे की अलग हो। किसी की सर प्लेट वाली पैंट हो सकती है, ठीक है, किसी की सर नाड़े वाली पैंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जॉब एक दूसरे से अलग होती है क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन पे होती है। जबकि बैच में अगर आप देखोगे तो सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ बैच 1 बैच 2 बैच 3 अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट सारे सेम होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है तो उसको लिख के आ जाएंगे आप। चलिए, तो जॉब और बैच के अंदर मुझे इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना था। एक टॉपिक और था, मैं फटाफट देख लेता हूँ हमारा, आई थिंक नहीं, बस एक ही टॉपिक है बेटा, ये पढ़ के जाना, इससे आपका काम हो जाएगा इन दोनों चैप्टर का। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ बेटा, मैंने 100% थ्योरी दी है इस बुक में। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, स्टडी का एक एक पॉइंट एक एक पार्ट इसमें कवर है, ठीक है। लेकिन सजेशन मेरा यही है, जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो आप अच्छे से करके चले जाओ, आपका 99.99% थ्योरी कवर हो जाएगी। सर 0.01% कीटाणुओं की तरह छोड़ दिया आपने, नहीं बेटा, देखो जब हम 100% पढ़ नहीं रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि 100% इससे कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर सर, लेकिन हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमेशा से आती आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर सर क्या आता है हमारा, सबसे ज़्यादा आता है सर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, और आप नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे ट्रीट करते हो। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो बेटा ये हमारा पूरा कंसेप्ट का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट का पार्ट है। वहाँ पे हमने सीखा था कि यार नॉर्मल लॉस होता है तो उसकी सिर्फ हम क्रेडिट साइड पे डाल के स्क्रैप रिड्यूस कर देते हैं टोटल कॉस्ट से। एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड पे डाल के उसकी यूनिट्स और टोटल कॉस्ट लेस कर देते हैं। और एबनॉर्मल गेन होता है तो सर उसे डेबिट साइड डाल के अपनी यूनिट्स और टोटल कॉस्ट ऐड कर देते हैं। तो हमने सर यही ट्रीटमेंट लिखना है, भी मैं नीचे दिखा दूंगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखना है। अब बात कर लेते हैं सर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए सर, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ये सब हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एंड एबनॉर्मल गेन। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। सर इसे नॉर्मल वेस्टेज भी कहते हैं, ठीक है जी, कोई नई बात नहीं बताई आपने। इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरिटेड इन द नेचर। सर ये ऐसा लॉस है जो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए सर आप दूध से मिठाई बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या 100 किलो दूध की 100 किलो मिठाई बनेगी? नहीं सर, उसमें से वो कुछ कम भी होगी क्वांटिटी, जब हम उसे गैस पे कुक करेंगे तो हो सकता है 100 किलो में 60 किलो ही बनती हो, ठीक है। तो वो नॉर्मल लॉस है, 40 किलो यार होना ही होना है। अब वो कभी हो सकता है 55 हो, वो हो सकता है कभी 65 हो, उसके बेसिस पे आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आ जाएगा, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि हम रीजनेबली एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाँ सर मुझे पता है हमेशा 60 किलो के आसपास ही आता है, तो ये रीजनेबली एंटिसिपेट कर सकता हूँ। अनअवॉइडेबल है ऑब्वियसली सर, मैं मिठाई दूध की बनाऊंगा कैसे जब तक सर उसे कुक नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट क्या होता है सर, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन प्रैक्टिस एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस। सर जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी कॉस्ट, सर जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उसकी, वो गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सर उसका हम कुछ भी अमाउंट रिड्यूस नहीं करते हैं। अब एबनॉर्मल प्रोसेस कहते हैं भैया ये एबनॉर्मल वेस्टेज होती है, एक्सेस ऑफ प्री डिटरमाइंड लॉस होती है, ठीक है। ये सर कैसे हो सकती है सर, वर्कर्स की केयरलेसनेस से, नेचुरल कैलामिटी से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होता है सर, इसकी जो कॉस्ट होती है वो गुड यूनिट की कॉस्ट के बराबर होती है। जैसे सर जब हम एनसीपीयू निकालते थे, ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही थी यूनिट, उसकी जितनी वैल्यू होती थी उतनी ही एबनॉर्मल लॉस की भी होती थी, ठीक है जी। और सर ये हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट ट्रीट नहीं करा जाता, इसको हम पीएनएल में लेके चले जाते हैं। एबनॉर्मल गेन सर जब हमारा प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, जहाँ हमने सोचा था 100 किलो में 60 किलो मिठाई बनेगी, बन गई 63 किलो,
तो जी 3 किलो क्या हो गया हमारा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटे, डेबिट हो जाता है एबनॉर्मल गेन, ठीक है, और क्रेडिट हो जाता है हमारा पीएनएल के अंदर जाके। ये सिचुएशन सेम है बेटा, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा बन के आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप तीनों का लिख सकते हो। तीनों हमने बहुत डिटेल कंसेप्ट में कवर करा है जो हमारी रिवीजन क्लासेस थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सर, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होता है? सो इक्विवेलेंट यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मीन कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इनटू देयर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। कैसे देखा था सर हमने देखा था सर कुछ WIP होता है प्रोसेस के अंदर, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। वो क्या 100% कंप्लीट होता है? नहीं सर, वो 100% कंप्लीट नहीं होता, तभी तो उसका नाम WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उस पर काम चल रहा है, अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। जब हमने अकाउंट बनाया, जिस दिन हमने क्लोजिंग करी, मान लीजिए 31 मार्च की बात है, आपका मोबाइल बन रहा था, लेकिन आखिरी में जाके सर कुछ 100 मोबाइल हमारे बन नहीं पाए, खाली 60% बने, तो उन्हें हम कहते हैं WIP। जब हम बेटा इसकी कॉस्ट निकालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो 100 मोबाइल हैं, जो 60% बने हैं, वो इक्विवेलेंट कितने बने हैं? 60 यूनिट्स के। मतलब ऐसे मान लो आप 100 यूनिट्स में खाली 60% कॉस्ट लगी है, तो हम मान सकते हैं कि भैया जितनी 60 यूनिट्स में लगती उतनी इन 100 यूनिट्स में लगी है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसके लिए हम पूरा बेटा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे बेसिस दी परसेंटेज। जैसे मैंने 60% बताई है सर, क्वेश्चन में हमें हर कंपोनेंट की अलग अलग दे रखी होती थी। चलिए, तो अंडर ईच प्रोसेस एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विद रिगार्ड टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों का हम अलग अलग निकाल देते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ये तो सर जनरल लाइन है, कुछ भी कहीं भी लिख दो। चलिए, तो ये हो गया सर हमारा। अब आते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे। बेटा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, एक बाप के 3 बच्चे, ठीक है, एक पिताजी के 3 बच्चे, तीनों को अलग अलग प्रोसेस दे दिया। अब तीनों कितना कितना प्रॉफिट कमा रहे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, एंड में जाके कितना कमा रहे वो तो पता चल रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग कितना प्रॉफिट कमा रहे पता नहीं चल रहा है। इसलिए कई बार क्या होता है, मार्केट फिजिबिलिटी देखने के लिए हर प्रोसेस के बीच में भी प्रॉफिट लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू मेजर परफॉर्मेंस, डिफरेंट प्रोसेसेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन आर डेजिग्नेटेड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। मतलब सर हम एक प्रोसेस से जो दूसरे प्रोसेस पे गुड्स ट्रांसफर करेंगे वो कॉस्ट पे नहीं करेंगे, NCPU पे नहीं करेंगे भाई, अब हम प्रॉफिट ऐड करके करेंगे। ठीक है, चलिए, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस नॉट एट द कॉस्ट, नॉट ऑन NCPU, बट एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको 20% प्रॉफिट लगा के आगे ट्रांसफर करना है, तो अगर आपकी 1 लाख की कॉस्ट है, उससे 20% 20,000 आप ऐड करोगे और 1,20,000 आगे ट्रांसफर कर दोगे। एडवांटेजेस क्या है बेटा? जो एक प्रोसेस से आउटपुट आ रहा है वो हम बाहर की मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, हमने मिठाई की बात कही थी, मिठाई की बात कर लेते हैं। देखो पहले प्रोसेस में क्या होता है सर, मिल्क से मावा बनता है, मावा या खोआ जो भी कह दो उसे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है सर, मावे से मिठाई बनती है, छोटा सा रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। ठीक है, प्रोसेस 1 की बेटा आपकी कॉस्ट आती है, मतलब मिल्क से मावा बनाने की कॉस्ट आ रही है 1 kg की 100 रुपये। ठीक है, 1 kg की 100 रुपये आ रही है, बिल्कुल सर। आपने इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया 20 रुपये, तो आपकी 120 कॉस्ट आ गई, ये 120 में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब ये सेकंड प्रोसेस वाला बोला यार मुझे 120 का सामान मिल रहा है, चलो जना मार्केट में ढूंढ के आता हूँ। ये मार्केट में गया, इसे मिला 130 का प्रोडक्ट, तो इसने कहा नहीं यार प्रोसेस 1 में तेरे से ही खरीदूंगा। मान लीजिए इसे मार्केट में मिल गया 110 का प्रोडक्ट, इसे मान लीजिए मार्केट में मिल गया 110 का प्रोडक्ट, तो ये प्रोसेस 1 वाले से कहेगा कि भाई तुझे जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था, ठीक है, तुझे जितना कॉस्ट पे बनाना चाहिए था 110 पे बनाना चाहिए था, तू महंगा बना रहा है, तू भाई अपनी कॉस्ट कम कर और इसे 110 पे लेके आ, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से जाके खरीद लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी में कॉस्ट कंट्रोल करने के काम पे आता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लगा रहा होता, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपये होता, तो ये कभी कंपेयर ही नहीं कर पाता, यहाँ पे 100 रुपये होता, इसके पास 100 रुपये में जाते, मार्केट में आता 110 मिलता, तो कहता ठीक है यार मैं प्रोसेस 1 पे जितना बन रहा है वैसे ही बनते रहने देते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है। चलिए, तो बेटा इस तरीके से हमने प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग भी खत्म कर लिया है। अब आते हैं सर ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट क्या कहता है बेटा, एक सेकेंड देना। हाँ जी, चलिए, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, कलर नहीं दिख रहा था, अब कलर दिखने लगा है। ठीक है,
जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में बेटा हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला सर हमें जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट समझना है कि होता क्या है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या है कॉस्ट के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली सर ये कंसेप्चुअल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन थ्योरी में कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं समझा तो दूंगा ही आपको, इससे रटने की जरूरत ना पड़े। हाउ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज डन। मतलब वो दो मेथड पूछ रहा है कि भाई उन दो मेथड में जॉइंट कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन कौन सा? मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब स्प्लिट ऑफ, जो स्प्लिट ऑफ पे हमारी सेलिंग प्राइस होता है, और दूसरा पूछा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। Joint products represent two or more products separated in the course of same processing operation, usually require further processing. Each product being in such proportion that no single product can be designated as major product. मतलब क्या हुआ सर? एक प्रोसेस था, एक ही रॉ मटेरियल था, सब चीजें सर सेम थी, लेकिन जब एंड में पहुंचे हम तो प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बन के आ गए, ठीक है। जैसे अगर सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑयल इंडस्ट्री का, आपने क्रूड ऑयल डाला, रॉ मटेरियल क्या होता है? क्रूड ऑयल, जो आपने सुना होगा मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे घट रहे, क्रूड ऑयल हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो बेटा आपने क्रूड ऑयल डाला, उससे सर क्या क्या बनता है? तो उससे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, गैसोलीन भी बनता है, ग्लिसरीन भी बनता है, ठीक है, और पता नहीं मोबिल ऑयल, क्या क्या चीज़ें बनती हैं उससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने इनपुट करा रॉ मटेरियल, मतलब दोनों का रॉ मटेरियल सेम है, ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन आउटपुट अलग अलग है, दो अलग डिस्टिंग्विश आइटम निकल के आए हैं। प्लस साथ में एक चीज और कही कि इनकी वैल्यू भी सब्सटेंशियल है। ऐसा नहीं है एक 2% है दूसरा 98% है, नहीं, एक 30% है, 40% है, 50% है, मतलब दोनों अपने आप में सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करते हैं, ठीक है जी। तो वो हमारे होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सब कुछ कहानी सेम है, सब कुछ कहानी सेम है, बस सर वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, ये 95% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फर्क है कि सर हमारी वैल्यू का क्या होता है। वैल्यू अगर एक की इनसिग्निफिकेंट है तो बाई प्रोडक्ट बन जाता है, अगर दोनों की सिग्निफिकेंट है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में देखोगे प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस और फ्रॉम द प्रोडक्शन इन द सेम मेजर प्रोडक्ट वेयर द मटेरियल वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सेवरेंस फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट which emanates as a result of manufacture of the main product. Example of byproduct are molasses in the manufacture of sugar. बेटा जब आप चीनी बनाते हो, ठीक है, जब चीनी कंपनी का आप ऑडिट करोगे जाके, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? मोलासेस बन के आता है। मोलासेस किस पे काम आता है सर? लिकर बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो मोलासेस निकल के आता है, तो बाई प्रोडक्ट है। कोई भी मैन्युफैक्चरर बाई प्रोडक्ट को बनाना नहीं चाहता, वो बन जाता है, ठीक है। जैसे बेटा मैंने एक ऑयल कंपनी का ऑडिट किया था, कौन सा ऑयल? कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, ठीक है। तो सर वो सोयाबीन के बीज से और जो ये अब अपना सनफ्लावर का बीज होता है उससे ऑयल निकालते थे। तो बेटा ये कोशिश करते थे कि उन बीजों में से जितना ऑयल निकाल सकते हैं निकाल लें, जो एंड में फाइबर बचता था जिसकी वैल्यू मुश्किल से 1 या आधा % होती थी, वो बेटा एज अ बाई प्रोडक्ट बेच देते थे कि भैया जो काव को चारा वारा बनाने का काम आता है ना, उसमें डल जाता था वो, ठीक है। तो वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो बाई प्रोडक्ट कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि वो बनाए, वो कोशिश करती है कम से कम हो जाए तो मेरा बढ़िया है, ठीक है जी। तो बाई प्रोडक्ट वो होता है। को प्रोडक्ट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट वगैरह हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो बेटा इसके दो मेथड हमने देखे। तो मेथड बेटा आपको सारे बता रखे हमने कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनको बहुत डिटेल में कवर नहीं करूँगा, जो हमने मेथड में सीखा, जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो ए और बी की स्प्लिट ऑफ वैल्यू है उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक आ जाता है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। बेटा आपकी जॉइंट कॉस्ट है मान लीजिए 10 लाख रुपये, ठीक है। हमने दो जॉइंट प्रोडक्ट बन के आए, ए और बी, ये है 10 रुपये किलो, ये है 20 रुपये किलो। बेटा इसकी क्वांटिटी बन के आई है 1000, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी बन के आई है बेटा 1500। तो इसकी स्प्लिट ऑफ पे सर सेलिंग प्राइस था 10 और 20, इसकी 1000 बन के आई, इसकी 1500 बन के आई। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? ये हो गया सर 10,000, या इसको यार इसको 100 कर देते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा 10 लाख, और ये हो गया मान लीजिए हमारा 30 लाख, ठीक है जी। तो हमारी टोटल वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, क्या कहता है कि इसके रेशियो में इस कॉस्ट को डिवाइड कर दो, यानी कि 1:3 के रेशियो में इस कॉस्ट को डिवाइड कर दो। तो कितनी आ जाएगी सर? यहाँ पे आ जाएगी
2.5 लाख और यहाँ पे आ जाएगी 7.5 लाख। तो ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो हमें पूछा गया था एनआरवी, तो बेटा एनआरवी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एनआरवी बेटा हम कैसे निकालते हैं? एनआरवी में हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल सेल प्राइस, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला सेल प्राइस माइनस कर देते बेटा इसमें से प्रॉफिट, माइनस कर देते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, माइनस कर देते फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब स्प्लिट ऑफ होने के बाद की जो कॉस्ट है वो हम माइनस कर देते हैं, और फिर जो नेट बचता है वो बचता है हमारा एनआरवी। ठीक है जी, तो एनआरवी के बेसिस पे हम लोग स्प्लिट ऑफ कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे रेशो किसका निकलता है? एनआरवी का। और इस मेथड में रेशो किसका निकलता है सर? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। चलिए, तो हमने सर ये दोनों मेथड भी पढ़ लिए हैं, और कुछ बचा इसमें? हाँ, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट वो भी देख लेते हैं बेटा, बहुत आसान सा है। ट्रीटमेंट ऑफ मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाई प्रोडक्ट। बेटा जॉइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बेटा सबसे पहला मेथड है एनआरवी, जितने में वो बिक पा रहा है बाई प्रोडक्ट वो आप टोटल कॉस्ट में से लेस कर दो, बाकी जितनी भी कॉस्ट बची वही बाई प्रोडक्ट पर बांट दो। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की टोटल कॉस्ट थी, इसमें 3 प्रोडक्ट बन गए ए बी और सी, ये दोनों थे जॉइंट प्रोडक्ट, ये था आपका बाई प्रोडक्ट। इसकी एनआरवी थी बेटा, मान लेते हैं 50,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख में से 50,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 9,50,000, और वो इन दोनों जॉइंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक ट्रीटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा ट्रीटमेंट और क्या आता है सर हमारा? दूसरा ट्रीटमेंट आता है जैसे जॉइंट कॉस्ट बांटते थे, ठीक है, जैसे जॉइंट कॉस्ट बांटते थे, मान लीजिए फिजिकल यूनिट मेथड था हमारा, एनआरवी मेथड था, जो भी मेथड था उसके बेसिस पे भी हमारी बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एनआरवी हो गया, ठीक है, आपको मेन यहाँ पे लिखना है एनआरवी हो गया, और आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, मतलब बता दिया यार जितना भी बन के आया उसको 2 रुपये किलो में मान लेना। ठीक है, तो आपको ये ही 2 मेथड लिख के आने हैं बेसिकली। ओके, इस वाले पार्ट को नहीं करना, हमें इस वाले पार्ट को नहीं करना है, हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़वा गलत दिया, समझा सही दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब आपकी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे उसकी स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट कर देनी, यानी कि टोटल कॉस्ट में से घटा देना है, जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। ठीक है, नेक्स्ट पे कह रहा है जब वो वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, बाई प्रोडक्ट भी अपने आप में एक बड़ा आइटम है, ठीक है, तो कहेगा जैसे जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में वैसे ही बांट दो। ठीक है, और जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे एनआरवी के बेसिस बांट दो। तो सिंपल उसने 2 ही मेथड कहे, आप 2 ही मेथड लिख के आएंगे। बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट एक तो हो जाएगा रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट एज पर जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, पहला ये कब करेंगे, जब सर वैल्यू स्मॉल होगी, और ये कब करेंगे, जब वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी। अब आप कहोगे सर वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गई तो बाई प्रोडक्ट ही कहाँ रहा। ठीक है, कई बार बेटा क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी तब भी बाई प्रोडक्ट बोलेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन से बहस नहीं करनी है, क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन अगर कह रहा है तो बाई प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, उससे बहस नहीं करेंगे, उससे ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार इसकी वैल्यू तो 30% है, तुम क्यों इसे बाई प्रोडक्ट मान रहे हो, मैं जॉइंट प्रोडक्ट मान के कर देता हूँ। नहीं, क्वेश्चन ने बोला बाई प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हमारा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का भी हो चुका है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सर्विस कॉस्टिंग। अगेन बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम थ्योरी पर्सपेक्टिव। देख लेते हैं इसमें से क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा ऑपरेशन कॉस्टिंग से कैसे क्या मतलब है, और आप कंपोजिट यूनिट कैसे कंप्यूट करते हो। तो बेटा कंपोजिट यूनिट देखोगे ना, आप बहुत बार आया हुआ है कंपोजिट यूनिट, कंपोजिट यूनिट। ठीक है, और एक आया हुआ है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कंपोजिट यूनिट पे। बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे रिलेटेड टू योर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सारे आपने क्वेश्चन करे होंगे। वहाँ पे क्या होता था, आप यूनिट्स निकालते थे। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लूँ तो आप टन इंटू किलोमीटर करके निकालते थे। तो क्या होता था सर, हम पर टन पर किलोमीटर रेट निकाल के बताते थे। ऐसे ही बेटा अगर हम पैसेंजर वाले में गए तो हम वहाँ पे क्या निकालते थे, पैसेंजर इंटू किलोमीटर करके निकालते थे। ठीक है, अगर मैं हॉस्पिटल में बात करूँ तो वहाँ पे आप पेशेंट इंटू डेज करके निकालते थे, पेशेंट या फिर
बेड लिख देते हो, इंटू डेज करके निकालते थे। तो कंपोजिट यूनिट क्या होता है सर, दो यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं टू डिराइव एट पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। लिखना कैसे वो हम देख लेते हैं। कंपोजिट यूनिट, sometimes two measurement units are combined together to know the cost of service or operation. These are called composite cost unit. एग्जाम्पल क्या है सर, क्विंटल किलोमीटर, टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, पेशेंट डे। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और कमर्शियल। एब्सोल्यूट क्या होता है सर, हमारा वेटेड एवरेज जो होती है, हमने देखा था सर जब टन किलोमीटर निकालते तो वेटेड एवरेज करते थे। और एक होता है हमारा सिंपल एवरेज जिसे हम बोलते थे कमर्शियल किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप लिखाएंगे जैसे हमने पढ़ा था कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है सर, BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये क्या होता है बेटा। आपने देखा होगा गडकरी जी कई बार कहते हैं कि भाई हमारा बजट था 1 लाख करोड़ का लेकिन हमने रोडें बना दी 4 लाख करोड़ की। बोलते नहीं बोलते ऐसा, कैसे होता है ऐसा। वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए L&T है, L&T को बोलते हैं भाई ये रोड बना दो, ठीक है, इस रोड का तुम्हें हम देंगे 10,000 करोड़ रुपया। L&T खुश, भाई 10,000 करोड़ रुपया आएगा। फिर उसके बाद वो हल्के से बोलते हैं भाई हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है, तुम इस पे टोल लगाना, ठीक है, तुम इस पे टोल लगाना, इस रोड की मेंटेनेंस करना, इस पे सर जो निकल रहा है उससे पैसे वसूलना, और जब तुम्हारे 10,000 करोड़ रुपए वसूल हो जाए, ठीक है, एक एस्टिमेट बता दो हमें 7 साल 8 साल 10 साल, जब तुम्हारे 10,000 करोड़ रुपए वसूल हो जाए तो अपने टोल हटाना और निकल जाना, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस मॉडल को कहते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब बनाया किसने, L&T ने, ऑपरेट किसने करा, L&T ने, और ट्रांसफर किसको कर दिया, गवर्नमेंट को। ठीक है जी, फायदा क्या होता है सर, इसमें कंपनी सामान लेके भागेगी कहाँ, रोड तो गवर्नमेंट की जमीन पे ही है ना। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा मॉडल होता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए। तो BOT के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे ये पूछा है हाउ इज द टोल रेट कंप्यूटेड। टोल रेट कैसे कंप्यूट होता है सर, सारे खर्चे ले लेते हैं हम, रोड बनाने के, रोड ऑपरेशन के सारे खर्चे ले लेते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है जी, तो वैसे हमारा टोल रेट निकल आता है। तो इसमें भी सर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी है बेटा अपने को, सर्विस कॉस्ट एंड KPI। क्या होता है सर KPI की बेटा फुल फॉर्म बताता हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इस पर MCQ बन सकता है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ सर ये हमारा इस स्टडी में नई स्टडी के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, KPI हमारे नए स्टडी के अंदर ऐड हुआ है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो KPI कौन कौन से होते हैं हमारे। KPI मतलब सर ऐसा समझो, अगर चलो मैं टेलीकॉम कंपनी समझाता हूँ, बहुत आसानी समझोगे आप। एक टेलीकॉम कंपनी है, जब सर जियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, एयरटेल था, वोडाफोन आइडिया अलग अलग था, यूनिनो था, ठीक है, एयरसेल था, बहुत सारी कंपनियां थी अलग अलग, सबके अपने सब्सक्राइबर्स होते थे। ठीक है, वो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं या यूजर्स बोल दो, एक्टिव यूजर्स होते थे सबके, कि भैया इनके 30 लाख सिम चल रहे हैं, इनके 3 करोड़ चल रहे हैं, इनके 30 करोड़ चल रहे हैं, ऐसा होता था। ठीक है, तो जो टेलीकॉम कंपनी थी तो नंबर ऑफ यूजर्स पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती थी कि कौन इस टाइम लीड कर रहा है, जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र है। ठीक है, तो एक टेलीकॉम कंपनी के लिए KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ जिसे देख के आप पता कर सकते हो कि यार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ यूजर्स था उसके लिए। ऐसे ही हर इंडस्ट्री के लिए अपना अलग अलग हो सकता है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें, जिसके सर नंबर ऑफ शिपमेंट जिसके पास ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। मान लीजिए सर ब्लू डार्ट के पास है 100 मिलियन, ठीक है, और सर DHL के पास है 90 मिलियन, तो आप मान सकते हो कि ब्लू डार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसी ट्रक टर्न अराउंड रेट, मतलब सर ट्रक कितनी बार चल रहा है, एक कंपनी में चल रहा है एक ट्रक। चलो एयरलाइन से समझाता हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, जब हमने इंडिगो वगैरह का ऑडिट किया था तो क्या होता था, एयरलाइन होता था, वो सर पूरी इंडस्ट्री में कंपेयर करा जाता था कि इंडिगो का प्लेन ऑन एन एवरेज एक साल में कितनी ट्रिप मारता है। मान लीजिए वो 200 ट्रिप मारता है, ठीक है, इंडिगो का। वहीं पे सर एयर एशिया का जो प्लेन था वो पूरे साल में सिर्फ 150 ट्रिप मारता है। तो बताओ कौन अच्छा कमाता होगा, सर इंडिगो अच्छा कमाता होगा। ठीक है, तो ये सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो ऐसे ही कहना है ट्रक टर्न अराउंड रेट। लीड टाइम, सर कितना टाइम लगता है एक ट्रिप में। ठीक है, मान लीजिए सर कहीं पे 1 दिन है, कहीं पे 2 दिन है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे बेटा बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो आप इन्हें एक बार पढ़ के चले जाना, उससे ज़्यादा इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। हाँ, ये आपके MCQ में या 4-5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे। जैसे होटल इंडस्ट्री का है, तो कितने
हमारी कॉस्ट आती है पर ऑक्यूपाइड रूम, ये एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ऑक्यूपेंसी रेट, ये बेटा सबसे बड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है होटल का। होटल इंडस्ट्री में बेटा आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट बहुत होती है, ठीक है सर। जहाँ पे आपने ले रखी है ज़मीन, उस पर आपने लोन ले रखा होगा, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, किराया हो गया, ठीक है, आपने इतना ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन कराया होता है, इतना ज़्यादा फर्नीचर लगा होता है, तो फिक्स्ड खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्यूपेंसी होती है, मतलब 70% आपका भरा रहता है, 80% भरा रहता है, 90% भरा रहता है, मान लीजिए आपका राम मंदिर के बगल में है, ठीक है, तो आपकी ऑक्यूपेंसी 110-120% ही हो जाएगी, ठीक है जी। तो बेटा ऑक्यूपेंसी रेट पे बड़ा डिपेंड करता है होटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू और प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी रेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, बेटा ऑन एन एवरेज आपका रेवेन्यू क्या है, अगर किसी होटल का 2,000 रुपये है, किसी होटल का 10,000 रुपये है, तो ऑब्वियसली सर 10,000 वाले की ज़्यादा कमाई हो रही होगी। एक इंडिकेटर है, डेफिनेटली ऐसा होगा कि मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक इंडिकेटर है। हॉस्पिटल में सर कितना ऑक्यूपाई रहता है बेड, स्टाफ टू पेशेंट रेशो, सर एक पेशेंट पे कितने स्टाफ है आपके, मान लीजिए 100 पेशेंट है एक हॉस्पिटल में, स्टाफ टू पेशेंट रेशियो है सर 100:10, और एक हॉस्पिटल में बेटा 100:8। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा सर, 100:8 वाला, क्योंकि यहाँ पे कम स्टाफ में ज़्यादा पेशेंट मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। ऐसी एवरेज ट्रीटमेंट चार्ज, हर एक बंदे का बिल कितना बनता है, 1 लाख का बनता है, 2 लाख का बनता है, तो वो सर हमारा इंडिकेटर है। आईटी कंपनीज का सर ग्रॉस बर्न रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बेटा आपने शार्क टैंक में बहुत देखा होगा कि भाई बताइए आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो आईटी कंपनी में सर ये बहुत डिपेंड करता है, जैसे जब हम मेक माई ट्रिप को ऑडिट करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे सर मतलब एक बंदा 3 महीने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के एनालिसिस करता रहता था, ठीक है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है खाली 10 रुपये, और एक कंपनी है जिसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 200 रुपये, तो कौन सी अच्छी कंपनी हुई सर, 10 रुपये वाली, क्योंकि वो तो 10 रुपये में कस्टमर पकड़ के ले आई, दूसरी कंपनी 200 रुपये में पकड़ के ला पा रही है। मंथली रेकरिंग रेवेन्यू, हाँ जी सर आईटी में ये बड़ा होता है। जब आप बेटा एनालिसिस करोगे आगे जाके ऑडिट में, तो क्या होगा, आप देखोगे कि यार कितने कस्टमर रिटर्निंग, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि भाई बताओ आपके रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है, 5%, 10%, 20%। तो जितना ज़्यादा रिटर्निंग कस्टमर रेट होगा उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। अब अगर मैं आज अमेजोन की बात करूँ, ठीक है, अच्छा बाई चांस क्या था, मैंने अमेजोन का भी ऑडिट कर रखा है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं अमेजोन की बात करूँ, अमेजोन इंडिया का नहीं, अमेजोन जर्मनी का करा था मैंने, ठीक है। तो अगर अमेजोन की बात करूँ तो वहाँ पे सोचो रिटर्निंग रेट कितना ज़्यादा होगा। आप में से 99% बच्चों को मैं बता सकता हूँ, अगर आपने अमेजोन पे एक बार शॉपिंग करी है तो आप उसे बार बार करते हो। तो जब मैंने उनको ऑडिट करा था, उनका बेटा रिटर्निंग रेट था 80%, मतलब 80% ऑफ द कस्टमर अगर एक बार अमेजोन पे आ गए तो बार बार आते रहते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, ठीक है। चर्न रेट होता है बेटा आपका कि आपके कितने चर्न, मतलब एग्जिट कितने हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया आज 100 लोगों ने, 20 लोग छोड़ के चले गए, तो 20% चर्न रेट है। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। कॉस्ट पर फीचर, ठीक है, तो ये सारे इनके KPI हैं। टेलीकॉम में देखो आरपू होता है, एवरेज रिटर्न पर यूज़र, ठीक है, हमसे आरपू निकलवा के बहुत एनालाइज कराया जाता था। सब्सक्रिप्शन एक्विजिशन कॉस्ट, जैसे ऊपर था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्विजिशन कॉस्ट। ग्रॉस रेवेन्यू, तो ये सारे सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पढ़ के चले आना और लिखाना बस, ठीक है। चलिए एक बार मैं फटाफट ये बताता हूँ। एजुकेशन सेक्टर, इंस्ट्रक्शनल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ट्यूशन कॉस्ट, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो, पढ़ के आपको सीधे समझ में आ रहे होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर, एवरेज कॉस्ट पर क्लेम, बेटा पर क्लेम आप कितना पैसा देते हो, जितना कम दोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ क्लेम कॉस्ट, कॉस्ट पर कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एवरेज पॉलिसी साइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि बेटा ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला आते सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगेन सर बड़ा ही लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हुए हैं। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम लगाते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप याद रखने चाहिए, ठीक है जी, देख लेंगे सर। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग लेबर टाइम स्टैंडर्ड। लेबर टाइम स्टैंडर्ड सेट करने के कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। डिस्कस ब्रीफली सम ऑफ द क्रिटिसिज्म मे बी लेवल्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। भाई बताओ एक तरीके से लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के, ठीक है जी। देखते हैं सर एक एक करके सारे। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले सर स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। भाई स्टैंडर्ड अगर सेट ही नहीं है तो आप कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर पाओगे। एसर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, पहला स्टेप तो सर स्टैंडर्ड सेट कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, एक्चुअल कॉस्ट निकाली।
तीसरा स्टेप क्या है, दोनों को हमने कंपेयर करा, वेरिएंसेस निकाली, एडवर्स और फेवरेबल। फिर हमने उनका रीज़न देखा, जैसे हम लोग देखते थे वेरिएंसेस निकालते हुए कि भाई ये प्राइस की वजह से है, या यूसेज की वजह से है, एफिशिएंसी की वजह से है, कि मिक्स की वजह से है, वो सारे रीज़न देखे और फिर उन वेरिएंसेस को डिस्पोज करा, मतलब जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर थोप दिया और उससे कहा भाई अगली बार से ये नहीं होने चाहिए, उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले लिए। तो ये हमारे साथ सिंपल से 5 स्टेप है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए जी, फिर आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या कमियां हैं? सबसे पहले वेरिएशन इन प्राइस। बेटा हम कह देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 10 रुपये किलो होना चाहिए, लेकिन यार मार्केट में अगर आप देखो तो डेली के हिसाब से रेट बदलता है। अगर आप स्टील खरीदते हो तो स्टील सर MCX पे, जो आपका कमोडिटी एक्सचेंज होता है, वहाँ पे डेली के हिसाब से रेट बदल रहा है। तो वेरिएंस निकालना कई बार इलॉजिकल हो जाता है कि यार जब डेली रेट बदलना है तो मैं प्राइस वेरिएंस निकाल के क्या करूँ। ठीक है, तो वेरिएंस इन प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट्स। जब बेटा आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो ना, जब आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, आप ये नहीं कहते हो कि स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 1000 यूनिट तक इतना होगा, 10,000 यूनिट तक इतना होगा ना, आप एक ही स्टैंडर्ड प्राइस दे देते हो, जो कि गलत है। अगर यार आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो हो सकता है मार्केट में आपको ज़्यादा रेट पे रॉ मटेरियल लगे इन कंपेरिजन टू अगर आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। चेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटा आज आपने डिसाइड करा कि यार इस पे इतने फिक्स्ड ओवरहेड लगने चाहिए, 2 महीने बाद वो मशीन ही बेकार हो गई, मार्केट में नई मशीन आ गई, आपने नई मशीन लगा दी, तो क्या अब आपके वो स्टैंडर्ड चलेंगे? सर नहीं चलेंगे। एटीट्यूड ऑफ टेक्निकल पीपल। बेटा जो टेक्निकल पीपल होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से अगेन बात हो गई, तो बेटा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते स्टैंडर्ड से। वो चाहते कि यार हम एफिशिएंट से एफिशिएंट तरीके से करें, बेस्ट क्वालिटी में। अभी हम खाली नंबर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, मिक्स ऑफ प्रोडक्ट। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स बता तो देता है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड लाइन होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा मिक्स हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, अगर 60% इस टू 40% लिखा है तो 60% इंटू 40% निकलेगा। हाँ, मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल्स में, या फिर बॉडी केयर वाले प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है। लेकिन जैसे आपकी नॉर्मल बाइक हो गई, यार अगर उसकी स्टील में बताया कि 10% कार्बन डालना है, तो हो सकता है 10.5 या 9.5 हो जाए। ठीक है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं आप उसको पकड़ के पे लो, है ना, आधा 1% का ऊपर नीचे होता है। तो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए। हो सकता है सर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना आ रही हो, क्वालिटेटिव मेजर को कंसीडर ही ना करता हूँ। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने क्वालिटेटिव मेजर्स कंसीडर ही नहीं करता, वो सारी चीज़ें इसकी शॉर्ट कमिंग है। तो ये 5-6 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, आप 4 याद रख लेना, आपका 4 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा ये। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने लिमिटेशंस भी देख ली हैं। अब बात करते हैं सर मार्जिनल कॉस्टिंग, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है? की फैक्टर क्या होता है? बताओ की फैक्टर क्या होता है? सर की फैक्टर वो फैक्टर होता है जिस पे हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करता है, और वो हमारा सर लिमिटेशन में होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सर, कोरोना का टाइम था, चिप की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स पे। सर उसके पास टाटा सफारी भी थी, ठीक है, उसके पास टाटा नेक्सॉन भी थी। दोनों में सेम चिप लगती है, मान लीजिए दोनों में ही 20 नैनोमीटर की चिप लगती है। ठीक है, दोनों में 20 nm की चिप लगती है, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता यार कितने nm की लगती है, अब याद नहीं मुझे, जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे पता था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 20 nm की अगर चिप लगती है, तो आप ये बताओ टाटा मोटर्स टाटा सफारी में कमाता है 2 लाख रुपए एक गाड़ी पे, और टाटा नेक्सॉन में कमाता है 50,000 रुपये। तो वो चिप किस में लगा के बेचेगा सर? वो ऑब्वियसली चिप टाटा सफारी में लगा के बेचेगा। यही हमारा की फैक्टर होता है कि यार जो हमारे पास लिमिटेड है, जो हमारे पास लिमिटेड है यानी कि चिप, ठीक है, या माइक्रोचिप जिसे हम बोलते हैं, वो हम उस रिसोर्स में लगाएं जो हमारा सर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस में अभी आपको पढ़ा दूंगा क्या है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये भी मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। वो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाओ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्लेन करो, बता देंगे भाई। लिमिटेशंस क्या मार्जिनल कॉस्टिंग की, वो भी देख लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट डज अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। बेटा हमने अपने क्वेश्चन में तो बड़े आसानी से लिखा हुआ आता है क्या ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, और ये सेमी वेरिएबल है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाके देखोगे ना, बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो वेरिएबल होंगी, बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो फिक्स्ड होंगी, मैक्सिमम सारी चीज़ें सेमी वेरिएबल होंगी, मैक्सिमम सारी चीज़ें सेमी वेरिएबल होंगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर मार्जिनल कॉस्टिंग लगाना।
ठीक है, डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सेल्फ इज नॉट अ गाइड फॉर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी। बट हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर सब कुछ एसेस कर लेते हैं, लेकिन हर जगह कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर मान लो एक कंपनी है जिसकी जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट खाली 2 रुपये है, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट खाली 2 रुपये है, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया 98, क्या वहाँ पे लॉजिकल है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करना? नहीं। स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स स्टाफ में मिस्टेक मार्जिनल कॉस्ट फॉर द टोटल कॉस्ट। सर कई बार क्या होता है, सबका फोकस कंट्रीब्यूशन पे चला जाता है, कोई प्रॉफिट की सोचता ही नहीं है, ठीक है ना, सबका फोकस चला जाता है कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, प्रॉफिट की कोई सोचता ही नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती है। फॉल्टी वैल्यूएशन, वो कह रहे हैं यार अगर हमारे ओवरहेड फिक्स नेचर के तो उसे ऐसा नहीं हम कंप्लीटली इग्नोर कर दें, जब प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसे कंसिडर करना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने बताया बेटा मैक्सिमम कॉस्ट आपकी सेमी वेरिएबल मिलेंगे प्रैक्टिकली। मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर्स टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, बेटा जो टाइम फैक्टर मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसे इग्नोर करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ WIP, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ WIP। सर जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम WIP की वैल्यू निकालते हैं या FG की वैल्यू निकालते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लोड करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लोड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं करते, तो इसका मतलब हम उसे अंडर वैल्यू कर रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो ये लिमिटेशन है बेटा, 4 लिमिटेशन याद करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्या होता है भाई? इट इज़ अ मैनेजरियल टूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी। मतलब सर जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टार्टिंग में पढ़े थे ना सारी चीज़ें, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, उन सब की बात कर रहा है कि भैया अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हो तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ 3 वेरिएबल्स, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। It explores the relationship between cost, revenue and activity levels and the resulting profit. It aims at measuring variation. ठीक है जी, तो सर ये CVP एनालिसिस हमने देख लिया, कुछ नहीं था सर, जो 3 वर्ड थे उसी को इन्होंने घुमा घुमा के लिख दिया बार बार, ठीक है। इसमें क्या पूछता है और बेसिक एजम्पशंस क्या है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस की, देखते हैं जी एजम्पशन क्या है। जो एजम्पशन बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते गई थी वही है हमारी एजम्पशन। चेंज इन द लेवल्स ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइजेस ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं जब हमारे प्रोडक्ट्स का आउटपुट चेंज होगा, इनपुट चेंज होगा, तभी हमारी सेल और कॉस्ट चेंज होगी। टोटल कॉस्ट हम 2 कंपोनेंट में बाइफरगेट कर सकते हैं, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल में कर सकते हैं, ये एजम्पशन है, ठीक है। ये ग्राफिकली वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी हम आगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ेंगे तब उसमें कवर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट, ये सर हमें पता होती है और ये कांस्टेंट रहेगी, ये एजम्पशन है। The analysis either covers a single product or assume that the proportion of different products when multiple products are sold will remain constant. आपने देखा होगा बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में कई क्वेश्चन में हम कहते थे कि भाई ये 3 प्रोडक्ट है और ये बिकेंगे 3:4:1 में, क्या वो रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो मान के चलता है ना 3:4:1 ही रहेगा, तो ये इसकी एजम्पशन है। All revenue and cost can be added, subtracted, compared without taking into consideration the time value of money, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप सर हर जगह डाल ही सकते हो, तो एक तरीके से ये एजम्पशन हो गए इसके, और साथ में मैं कहूँ तो ये लिमिटेशंस भी हो गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग आप कैसे कंप्यूट करोगे, ठीक है जी। तो सर हमने ये देख लिया मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड इसके लिमिटेशंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर? ये वो सेल होती है जो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होती है, सिंपल सी बात है। इसी सेल के ऊपर हम सब प्रॉफिट कमाते हैं, ब्रेक इवन सेल तक तो सर हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने में निकल जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल एंड द ब्रेक इवन सेल, सिंपल सी बात है। द लार्जर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द हायर इज द चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस की, इस ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। बेटा एक ग्राफ है, यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है आपका कॉस्ट एंड सेल्स का अमाउंट, और यहाँ पे आ रहा है आपका आउटपुट का अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट और सेल्स यहाँ पे आ रहा है और आउटपुट आपका इधर आ रहा है। पहले ग्राफ से समझेंगे फिर देखेंगे थ्योरी में क्या लिखा है। देखो बेटा ये वाली जो लाइन है जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारी किस चीज़ की लाइन है? सही सेल्स की लाइन है। अगर 0 यूनिट है तो 0 सेल्स होगी, और अगर सर हमारी 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट के साथ सेल होगी। मतलब सर ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी इंक्रीज होती रहेगी, 0 से आगे बढ़ती रहेगी। बेटा जो ये लाइन है ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये 2 लाइनों से मिलके बनती है। कौन कौन सी 2 लाइन होती है सर? मैं अगर आपको यहाँ पे एक और ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, देखिए ये हो गई हमारी सेल की लाइन, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ सेल्स, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है वैसे वैसे सेल्स बढ़ रही है।
ये है हमारी सर वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, ठीक है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। चलिए वेरिएबल कॉस्ट की नहीं बनाते बेटा, फिक्स कॉस्ट की बनाते हैं पहले। फिक्स कॉस्ट आपकी कहां पे आएगी? फिक्स कॉस्ट तो सर सेम रहती है जो इसकी एजम्पशन है, तो फिक्स कॉस्ट सर सेम रहेगी अक्रॉस द यूनिट, चाहे हमारी यूनिट कितनी भी इंक्रीज होती रहे, हमारी फिक्स कॉस्ट सर फ्लैट लाइन बन के आएगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। टोटल कॉस्ट कैसे आती है हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी? ये मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की है। टोटल कॉस्ट कहां से आज स्टार्ट होगी सर? यहाँ पे। अगर जीरो यूनिट है, अगर जीरो यूनिट है तो टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे होगी। फिर जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएंगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गए? ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है सर? जहां पे टोटल कॉस्ट और हमारी सेल्स बराबर है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद जो हमारा सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच में एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, ये तो हमने समझ लिया ग्राफिकली। अब समझते हैं सर कंसेप्चुअली ये है क्या। देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा जो हमारा एंगल बनता है राइट हैंड साइड की तरफ, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दिस एंगल शोज द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड। बेटा देखो, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका। क्यों? देखिए अभी हमारा प्रॉफिट क्या है सर? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी हमारा सर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब मान लो अगर आपका एंगल है कुछ और भी बेहतरीन, मान लो ऐसे जा रही सेल्स की लाइन, तो आपका एंगल इंक्रीज हो गया तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तरीके से आपका प्रॉफिट पोटेंशियल दिखाता है कि भाई जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ेगी और हम ब्रेक इवन को क्रॉस करेंगे तो कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारी बात हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस की। मेरे ख्याल से बाकी हमारा कुछ नहीं है। हाँ, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आप डिफरेंस पढ़ लेना। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में हम कोई डिफरेंस नहीं करते, हम फंक्शन बेसिस पे करते हैं। जब भी आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सोचना हो ना अपने दिमाग में, हमेशा कॉस्ट शीट सोचना। ठीक है, कॉस्ट शीट में क्या हम कोई वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग करते हैं? नहीं सर, एक साथ ही लेके चलते हैं। उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। फैक्ट्री ओवरहेड है तो चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, एडमिन ओवरहेड है चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। ठीक है, बल्कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैसे करते हैं सर? हम सारे वेरिएबल खर्चे लेस करते हैं, पहले प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर टोटल में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फर्क है। इसकी वजह से एक फर्क और आ जाता है, जो बेटा यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू होती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि हमें सर पता ही नहीं होती है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लोड करनी है। यहाँ की इन्वेंट्री पे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ये आपके मेन डिफरेंसेस हैं। चलो मैं फटाफट पढ़ भी देता हूँ। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट एंड कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट कंसिडर होती है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट की तरह होती है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बेसिस दी एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, यहाँ पे सर कॉस्ट डेटा जो प्रोडक्ट वाइज होता है वो खाली कंट्रीब्यूशन बताता है, प्रॉफिट नहीं बताता है। प्रॉफिट हमेशा टोटलिटी में बताता है। यहाँ पे बेटा हमारा नेट प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज भी आता है फिक्स्ड कॉस्ट लेस करके। द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट इफेक्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हमारी कॉस्ट में यहाँ पे अंतर नहीं आता, यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो ओवरहेड है ही नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो सारे वेरिएबल है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लास्ट कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट सेम रहती है चाहे हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड कुछ भी हो, क्योंकि सर ये वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सर जितनी ज़्यादा हमारी यूनिट होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट घटती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रख लेना आप, आपका इसका डिफरेंस भी आराम से हो जाएगा। चलिए जी, इसके साथ आ गए बेटा हम लास्ट चैप्टर पे अपने बजट पे। एक सेकंड देना बेटा, जरा ड्रिंक्स ब्रेक लेने। चलिए
तो बेटा आफ्टर मटेरियल एंड आफ्टर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर है जिसमें थर्ड हाईएस्ट चांसेस हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे सर हमारे पास कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर देखोगे तो मैंने नीचे पैराग्राफ नंबर डाल रखा है कि अगर हमसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक करके कर लेते हैं कवर। सबसे पहले पूछ रहे हैं असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बजट की कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो ना हो। ठीक है, क्या है सर, हमारा जो बजट है वो फ्यूचर पीरियड के नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली सर बजट करंट ईयर मतलब जो पीरियड निकल चुका है उसका बना के क्या करूँगा मैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर हवा में बातें चल रही हूँ। एक डिटेल प्लान होना चाहिए जिसमें सारी एक्टिविटीज़ कवर हो रही है बिजनेस की। ऐसा ना हो सर बजट में आपने 4-5 एक्टिविटी छोड़ दी। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट कंसीडर होने चाहिए, ऐसा नहीं है आप कुछ डिपार्टमेंट छोड़ दो। ठीक है, बजट इज अ मीन टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। सब बजट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई बजट एक तरीका है बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने का। ठीक है, ये एंड नहीं है, आप इससे आगे भी जा सकते हो तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है रुक जाना। ठीक है, ये सर अपडेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए हर थोड़े थोड़े पीरियड पे। ऐसा नहीं है आपने 1 अप्रैल को जो बजट बना दिया पूरे साल चले, नहीं सर, हो सकता है बीच में कुछ ऐसे चेंजेस आए, मान लो कोरोना आ गया तो क्या बजट चेंज नहीं करोगे सर? करेंगे सर। हो सकता है कि आप मान लीजिए आप बाइक बना के एक्सपोर्ट करते हो, आपको अफ्रीका में एक्सेस मिल गया मार्केट का, आप अफ्रीका में दबा के एक्सपोर्ट करने लगे तो अपना बजट रिवाइज कर दोगे। तो बजट रिवीजन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है पूरे साल। ठीक है, बजट किस में हेल्प करता है? प्लानिंग कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। बेटा बजट का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बना लो। ठीक है, ये कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहता है ना बैलेंस शीट ऐसी बनानी है, शेड्यूल 3, ये ऐसा कुछ नहीं कहता है। ठीक है, चलिए, बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। बेटा पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस से बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर हम बिल्कुल ही हवा से नंबर लिख देंगे कि पिछले साल हुई है 10 लाख की सेल, इस बार लिख देंगे मुझे चाहिए 10 करोड़ की सेल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको बजट बनाना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट लिख के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या है? चैप्टर का नाम था बजट एंड बजटरी कंट्रोल। जब हमने कंसेप्चुअली पढ़ा तो हमेशा बजट की बात करी, बजटरी कंट्रोल की बात नहीं करी। बजटरी कंट्रोल सिंपल सा ही कहता है यार, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करो। ठीक है, और उसमें जो वेरिएंसेस आ रहे हैं उसको हमेशा टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहो। सिंपल एक लाइन में तो भाषा ही है। आगे देख लेते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर फोरकास्टेड एंड प्लान इन एडवांस टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर विद द फोरकास्टेड एंड प्लान रिजल्ट। इन्होंने सर उसे कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिख दिया, हमने उसे सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल से आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या होता है सर? सबसे पहले बजट बनाओ, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते रहो। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर करा 6 महीने बाद, नहीं सर, कंटिन्यूअस कंपैरिजन चलता रहता है। इसके लिए बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में एफपीए टीम होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस टीम। इनका काम यही होता है बजट बनाओ और पूरा टाइम कंपेयर कर करके सीईओ सीएफओ को रिपोर्ट करते रहो कि भाई ये चल रहा है कंपनी में। ठीक है, और मान के चलो आप, मैं एक कंपनी को ऑडिट करता था जिसका टर्नओवर था 32,000 करोड़ INR। ठीक है, तो बेटा 32,000 करोड़ की कंपनी थी, हर हफ्ते बनती थी ये रिपोर्ट, हर हफ्ते। ठीक है, हर हफ्ते बनती थी रिपोर्ट, उनका हर हफ्ते चेक होता था कि हम टारगेट से कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बजट का रिवीजन भी करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया बेटा, बजट्स का रिवीजन आपको करना जरूरी है। आपने जो 1 अप्रैल को ना दिया आप उससे स्टिक नहीं रह सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक टेलीकॉम कंपनी का मैं ऑडिट करता था, उन लोगों के पास 3G स्पेक्ट्रम था। मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम के राइट सेल करे होते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली एक स्पेस है हवा में, अगर ये स्पेस पूरी 100 गीगाहर्ट्ज की है तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से स्पेस खरीद लेती है। उस कंपनी के पास खाली 3G का स्पेक्ट्रम था, 4G का स्पेक्ट्रम था ही नहीं। ऑन दिनों 4G टेक्नोलॉजी दबा के चल रही थी, तो उन्होंने बजट में एज्यूम करा कि यार हम बहुत ज़्यादा अपने यूजर्स नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन नवंबर महीना आते आते क्या हुआ, उन्होंने किसी एक कंपनी से डील स्ट्राइक कर ली और उसके 4G लाइसेंसेस खरीद लिए। ठीक है, उसके 4G लाइसेंसेस खरीद लिए। तो क्या नवंबर के बाद कस्टमर बढ़ेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ेंगे। जो पहले कस्टमर इस चक्कर में नहीं आ रहे थे क्योंकि इनके पास 4G नहीं है, वो अब आने लगे। तो क्या मुझे नवंबर में बजट रिवाइज करना चाहिए? यस। ठीक है, तो सर बजट हमारे हमेशा चेंज होते रहते हैं। बेटा ये सारे पॉइंट मैं आपको इतने बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ ना कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में एक इंडस्ट्री नॉलेज बिल्ड हो रही है साथ में। फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू अचीव टारगेट
ठीक है। तो भाई बजटरी कंट्रोल में हम बताते भी हैं भाई किसकी जिम्मेदारी है बजट, ठीक है। तो बेटा ये हमें बजटरी कंट्रोल का पता चल गया क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पोर्ट्रेइंग विद प्रिसीजन द ओवरऑल एम्स ऑफ द बिजनेस। बेटा एक हमने बोल दिया हवा में यार मुझे 100 करोड़ कमाने, एक होता है कि भाई मुझे 100 करोड़ कमाने, कैसे कमाने, सेल कितनी करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी करनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी करनी है। तो हमने सर उसे पोर्ट्रे कर दिया, एक प्रॉपर बना दिया। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाती है। ऐसा नहीं है सर कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है कि भाई तुम्हारा ये टारगेट है, तुम्हारा ये टारगेट है। प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ कंपेरिजन, जैसे मैं बताऊँ हमारा जब हम बिग फोर में जॉब करोगे आप लोग, ठीक है, सीए बनने के बाद, तो वहाँ पे भी आपको टारगेट दिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बजट बनता है हर एंगेजमेंट का। कपिल सर ने आपको पढ़ाया भी होगा ऑडिट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे सर बजट बनता है। और बजट कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे पार्टनर है, पार्टनर के लगेंगे 20 घंटे, पर घंटे का रेट है 25,000 रुपये, कितना हो गया 5 लाख रुपये भाई पार्टनर की फीस लेनी है। मैनेजर के लगने चाहिए 100 घंटे, मान लीजिए 10,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से, तो 1 लाख मैनेजर की फीस हो गई। 1 लाख नहीं सॉरी 10 लाख हो गई, ठीक है। और बाकी सीनियर स्टाफ ऐसे हो गए, तो मान लीजिए 15 लाख का बजट बना एक एंगेजमेंट का स्टार्टिंग में। अब ये तो बजटेड हो गया, बाद में एक्चुअल इससे कंपेयर होता है कि ये पार्टनर के अच्छा 18 घंटे लगे, बहुत ही बढ़िया, पार्टनर के 2 घंटे बचा लिए, मैनेजर के लेकिन 110 लग गए, ठीक है। तो वो एक्चुअल और बजटेड कंपेयर होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेस देता है कंपेरिजन करने के लिए। एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बेटा जब ये बजट बनता था ना, क्या होता था मैं बताता हूँ आपको। साल शुरू होने वाला है मान लीजिए, ठीक है, ये एक्टिविटी होती थी हमारी अक्टूबर नवंबर के आसपास। नवंबर के आसपास अगले साल की, जैसे मान लीजिए आज नवंबर 23 है, तो नवंबर 23 में प्लानिंग होती थी कि अप्रैल 24 से मार्च 25 तक आपका हर क्लाइंट का बजट बनाना पड़ता था। हर क्लाइंट का बजट बनाना पड़ता था आपको नवंबर 23 में बैठ के अप्रैल 24 से मार्च 25 तक। फिर क्या होता था, एचआर वाले इस सारे डेटा को इकट्ठा करते थे और देखते थे यार उन्हें कितने पार्टनर्स के घंटे चाहिए, यानी कि कितने पार्टनर्स चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने क्वालिफाइड सीए चाहिए, कितने आर्टिकल्स चाहिए, ठीक है। तो वो इस डेटा के बेसिस पे निकाल के रखते थे। तो ऐसी हर कंपनी में अगर आपने बजट बनाया तो उसके हिसाब से ही तैयारी करोगे कि मुझे कितने रिसोर्सेज अरेंज करने, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर रिवीजन। ये सारे सर हमारे मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आता है बेटा हमारा बजट मैनुअल है, कहाँ गया, चलिए पहले हम देख लेते हैं बजट एंड मोटिवेशन। नया टॉपिक है तो बेटा आने के चांसेस हैं, पुराने स्टडी मैट में नहीं था, नए स्टडी मैट में आया ही। बजट इज अ प्लानिंग एक्सरसाइज विच क्वांटिफाइज द डिजायर्ड रिजल्ट इनटू टारगेट्स। द बजट टारगेट्स आर कम्युनिकेटेड टू द एग्जीक्यूटिव एट डिफरेंट लेवल एंड दे आर आस्क्ड टू स्ट्राइव टू गेट द टारगेट्स अचीव। बेटा देखो बजट के अंदर हम हर बंदे को बताए थे भाई तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग मोटिवेटिंग इन अचीविंग द टारगेट। अब ये सोचो आप उस किसी डिपार्टमेंट के हेड हो, आपसे बोल दिया बजट आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो भाई कुछ मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना खाली पीली यार पिछले साल मैंने 10 लाख की सेल करी थी तब भी मुझे सैलरी 1 लाख मिली थी, इस साल ही कह रहे 15 लाख की सेल करो तो अभी मेरी सैलरी 1 लाख मिलेगी। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन की बात होगी कि मोटिवेशन कैसे आता है। सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अपने टारगेट अचीव करोगे, टारगेट के बियॉन्ड जाओगे, तो आपके इंक्रीमेंट अच्छे होंगे, आपके प्रमोशन होंगे, आपको बोनस अच्छे मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजर मेजरमेंट होता है बेटा, ये मोटिवेशन है बजट अचीव करने का, ठीक है। अचीवेबल टारगेट्स, क्या मोटिवेशन होता है बेटा, मान लीजिए मैं ऑडिट में काम करता हूँ, ठीक है, मैं इस हर साल मोटा मोटा 10 से 20 लाख के क्लाइंट लाता हूँ, मुझे इस साल टारगेट दे दिया गया कि जाओ तुम इस बार 2 करोड़ का क्लाइंट ले आओ। क्या अचीवेबल है सर, हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अचीवेबल टारगेट्स बनते हैं तो आपका मोटिवेशन बना रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब बेटा आपको टारगेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से सामान मिलेगा तो आपको रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से मिलेंगे। मान लीजिए मुझे एक क्लाइंट दे दिया जिसपे मेरे को 4 क्वालिफाइड सीए चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास बजट है 4 क्वालिफाइड सीए का, मुझे 4 क्वालिफाइड सीए मिल गए, तो मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा। अब मान लीजिए बजट होता ही नहीं, मैं कहता भाई मुझे 6 सीए दे दो, बाद में जाके पता चलता भाई 6 सीए का तो काम ही नहीं था, है ना। तो बेटा उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये मोटिवेशन है सारे, मतलब एक तरीके से फ़ायदा है
कि आपसे बजट के कैसे कैसे फायदे ले सकते हो, कैसे मोटिवेटेड रखते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। इन्वॉल्वमेंट इन बजटिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि आपको जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। जैसे हम लोग सारे क्लाइंट के बजट अप्रूव कराते थे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर हम आगे चलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर फिक्स बजट। फिक्स बजट हमें पता है सर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो उसी के हिसाब से रहता है, जो कि इम्प्रैक्टिकल चीज़ है बेटा। फिक्स बजट आज की डेट में कहीं भी चलता नहीं है। अ फिक्स बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है सर, हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करी तो बजट भी चेंज कर दिया। फिक्स बजट कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं एक ही लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करूंगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट इसका अपोजिट हो गया सर, ये वो बजट है जो हमारा बेसिकली जितना जितना हम यूनिट आउटपुट चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारा बजट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो उसमें फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये सारा हमने कंसेप्चुअली समझा हुआ है, वहीं का ज्ञान है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट मैं इसे समझा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि हम कंसेप्चुअली पूरा डिटेल में कर चुके हैं। आप इसे पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बेटा हमारे कई सारे बजट फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। इसमें से कुछ हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जैसे कौन कौन से, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, ये सारे हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कवर। और कौन कौन से बजट हो सकते हैं सर, जैसे मान लीजिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एंडिंग इन्वेंटरी बजट, कोई भी बजट हो सकता है। किसी फंक्शन के बेसिस पर हम बजट बनाते हैं। क्या सर ये एक्चुअली में बनते हैं? हाँ बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मास्टर बजट होता है उसके अंदर सर 100 सब बजट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 100 से 200 सब बजट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सर उन्हीं की एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने हिसाब से अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये हर बजट के बारे में एक एक दो दो लाइनें लिखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, वो आप पढ़ के चले आना। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हसीयत ये पूछा जाएगा कि भाई 4, 5, 10 हमारे बजट के नाम बता दो, 4 या 5 का, तो ध्यान रख लेंगे आप। ऑलरेडी आपके कोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन में, ठीक है। एक जगह पूछा हुआ था R&D कॉस्ट बजट, तो मैंने इस पर इंपॉर्टेंट कर दिया। करना क्या है सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना बजट एलोकेट करा, वो होता है सर हमारा R&D कॉस्ट बजट। जैसे जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली उनको मैंने बताया था बेटा, जैसे हीरो का मैंने ऑडिट किया था, तो जयपुर से पहले उनका एक बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। वहाँ पे नई नई बाइक बनाते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अंदर रोड बनी हुई है बाइक टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे पहले वो वैक्स से बाइक बनाते हैं, कभी लकड़ी से बाइक बनाते हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है जगह देख के जाने की। टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही होती है, 3D प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन सब का बजट भी इन्हें एलोकेट करना पड़ता है। अब अगर इस साल मेरी नए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे सब लोग EV पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी पे काम कर रहे हैं, लिथियम आयन, तो मेरा R&D बजट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो R&D बजट सर मेरा क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये डिपेंड करता है सर मेरे कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डेवलप और इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड मेथड व्हेन रिसर्च रिजल्ट इन डेफिनेट बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अच्छा, R&D के बीच में आपको मैं डिफरेंस ही बता देता हूँ। देखो, आपने अकाउंट्स के अंदर ही पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च होती है आप ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहे हो कोई अच्छी चीज़ ढूंढने की, ठीक है। अभी ढूंढ के फाइनल नहीं करी आपने, ठीक है, अभी आप ढूंढ रहे हो। जैसे मान लीजिए जैसे मान लेते सर हम कोई कंपनी बना रही है 300 सीसी का इंजन, ठीक है। कोई कंपनी बना रही है 300 सीसी का इंजन, तो पहले रिसर्च करेंगे, इस टेक्नोलॉजी से बनाऊं, इस टेक्नोलॉजी से बनाऊं, इंजन की शेप ऐसे रखूं, वैसे रखूं, तो ये रिसर्च चल रही है, ठीक है। एक बार सर मैंने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे 300 सीसी का इंजन इस टेक्नोलॉजी से बनाना है, उसके बाद डेवलपमेंट फेज चालू होता है कि यार वो कैसा दिखेगा, कैसा डिज़ाइन होगा, उसके मोल्ड एंड डाइस कैसे होंगे, ठीक है। आपको ध्यान होगा अकाउंट्स के अंदर भी सर रिसर्च का खर्चा जाता है P&L के अंदर, और डेवलपमेंट का खर्चा जाता है आपका किसमें, कैपिटलाइज होता है, ठीक है। तो वही सर सेम चीज़ यहाँ पे बात हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले खर्चे के अंदर। चलिए फिर सर हमारा नेक्स्ट आता है बजट, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग क्या होती है बेटा? जब आप बजट्स बनाते हो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ही बनाते हो, तो आपको एक कुछ बेस मिलता है कि पिछले साल 10,000 रुपये थी फिक्स्ड कॉस्ट, इस बार उसे 15% बढ़ा के लिख दो, ठीक है। ऐसे आता है आपके बजट के अंदर जब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो। बिल्कुल। जीरो बेस बजटिंग क्या कहता है कि भैया पुराना सब भूल जाओ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। पिछले साल 10,000 लगा था नहीं लगा था वो भूल जाओ, इस बार देखो रेंट का कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो जीरो बेस बजटिंग कहता है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। तो जीरो बेस बजटिंग इज एन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग वेयर बजट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एक्टिविटी रादर देन फंक्शनल डिपार्टमेंट। पहली चीज, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट ZBB इज बेस्ट सुटेड फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट लाइक रिसर्च। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। क्या होता है सर,
आप इसे 0 भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो, 30% भी कर सकते हो। तो ZBB को हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जहाँ पे हमारी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी है। मुझे देखना है यार कि मैं उस पर खर्चा करूँ भी कि ना करूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपके पापा बजट बनाते हैं, ठीक है, तो आपके घर में राशन आना है, ठीक है, आपकी स्कूल की फीस जानी है, कॉलेज की फीस जानी है, इंस्टीट्यूट की फीस जानी है, ठीक है, सारे जरूरी खर्चे हैं, ठीक है, इस पर आप ZBB नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन आपका मान लीजिए वैकेशन का प्लान है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ZBB लगा सकते हैं। क्या इससे मैं 0 मान के चलता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कितना कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर साल मैं 10 लाख की वैकेशन कर रहा हूँ तो इस बार भी 10 लाख की वैकेशन करूँ, ठीक है। तो सर ये हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग की बात होती है। तो इसकी बेटा डेफिनेशन आ सकती है आपके पास। एक और था यार बजट मैनुअल, वो कहाँ चला गया बेटा, 1 मिनट रुकना, बजट मैनुअल और पढ़ाना है मुझे आपको। कहाँ गया अभी बजट मैनुअल? हाँ ये रहा, कंटेंट्स ऑफ अ बजट मैनुअल। बजट मैनुअल क्या होता है बेटा? जब कंपनी बजट बनाती है ना, ठीक है, तो देखो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, ऐसा नहीं है कि हवा में बैठ के कोई भी बजट किसी बेसिस पे बनाया था। उनके पास पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइंड होते हैं, एसओपीज। आपने ऑडिट में पढ़ा होगा एसओपीज क्या होते हैं, ठीक है। तो बजट मैनुअल कुछ नहीं है, ये बजट का एसओपी है। इसमें सब बताया जाता है कि बजट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बजट मैनुअल के अंदर डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, टिपिकल बजट मैनुअल में कंसिस्ट द फॉलोइंग। तो बजट मैनुअल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक स्टेटमेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कैन बी अचीव्ड। सबसे पहले हमें सर उसमें एक स्टेटमेंट बनाना है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसके बाद सर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एग्जीक्यूटिव की, कि कौन प्रिपेयर करेगा और कौन एग्जीक्यूट करेगा बजट, ठीक है जी। प्रोसीजर पता चलना चाहिए कि अप्रूवल कैसे होगी बजट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, एमडी करेगा, जनरल मीटिंग में होगा, किस में होगा, वो भी सारे प्रोसीजर्स में डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक सर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है जिसमें बताते हैं कि कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो हमने लिख दिया सिंपल पैराग्राफ में, एक पूरा चार्ट बना के दिखा दिया। टाइम टेबल बनता है कि भाई हमें कौन सी डेट तक प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। अब सर 1 अप्रैल से आपका साल स्टार्ट हो रहा है, चलो आप इंडिया के केस में ले लो। इंडिया का बजट सर कब आता है बेटा? अगले साल का, जो अप्रैल से मार्च का ईयर है, मान लीजिए अप्रैल 24 से मार्च 25 है, ठीक है। इसका बजट कब आ जाता है सर? 1 फरवरी को, यानी कि सर साल शुरू होने से पहले 2 महीने। तो ये डिफाइन कर रखा है ना गवर्नमेंट ने। कहाँ पे डिफाइन होगा? उनके बजट मैनुअल में। ऐसी हर कंपनी अपने बजट मैनुअल में डिफाइन करती है कि भाई कौन सा बजट कब तक बन जाना चाहिए, ठीक है, किस फॉर्मेट में बनेगा, क्या क्या रिपोर्ट बनेगी, कौन कौन सा स्टेटमेंट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी सर बजट मैनुअल के अंदर डिफाइन होती हैं, ठीक है। अगर सर कहीं पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, उसे कैसे टेक इन केयर करने हैं, कैसे उन्हें रिवाइज करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किस किस को हम शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बेटा बजट आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती है, आप इसे पढ़ लेंगे। कोशिश करनी है बस 5 से 6 पॉइंट ध्यान में रखें पक्के से, उससे ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें तो बहुत सारे दे रखे हैं, 14 पॉइंट दे रखे हैं, आपको 5 से 6 अपने ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। तो बेटा इसके साथ मेरे हिसाब से हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट था वो पूरा हम कवर कर चुके हैं। एक बार मैं फटाफट और देख लूँ। हाँ, हम बेटा पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मैंने आपको पढ़ा दी है। मैंने आपको बेटा हर एक के पीछे का लॉजिक समझा दिया। अब आप जब भी इन इंपॉर्टेंट पोर्शंस को पढ़ोगे तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जिससे आपको रटना ना पड़े, आप सिंपल लिख के आ जाओ, ठीक है जी। तो बेटा इसके साथ हम ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करेंगे। अब बात कर लेते हैं सर कॉस्टिंग के अंदर हम और क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको फटाफट ब्रीफ में बताया था हमने अभी तक क्या क्या करा है, हमने अभी तक क्या क्या करा है और आगे हम क्या क्या करेंगे। बेटा अगर आप एक पिंड कमेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसमें अगर आप देखोगे हमने बेटा जो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है ये है सर हमारा रिवीजन लेक्चर्स के सारे रिसोर्सेज। वही कैसे हटेगा, चलो ठीक है। ये बेटा हमारे सारे रिवीजन लेक्चर के रिसोर्सेज आ रहे हैं। हमने बेटा 25 घंटे के अंदर रिवीजन कर लिया है। तो किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में स्ट्रगल कर रहा है तो वो इस रिवीजन लेक्चर को दे सकता है। इसके अंदर बेटा हमने 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। तो ये बात होगी हमारी रिवीजन लेक्चर की।
बेटा आरटीपी में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मतलब आरटीपी का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। आरटीपी में सर एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं तो वो आपको देखने बनते हैं। थ्योरी बेटा बुक का लिंक है ऊपर वाला, और नीचे हमने सर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। एमसीक्यू बेटा मैंने अप्रॉक्स 300 एमसीक्यू यूट्यूब पे सॉल्व करा रखे हैं, और उसकी पीडीएफ बुक भी शेयर कर रखी है, तो आप एमसीक्यू भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर नहीं मुझे तो और प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा प्रीवियस ईयर कंपाइलर और आरटीपी कंपाइलर भी मैंने आपको दे रखा है, आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, फोरमोस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहले जो मैंने 130 क्वेश्चन दिए हैं वो, फिर स्टडी मटेरियल, उसके बाद टाइम मिले तब आप आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलर पे आना। क्योंकि बेटा जो मैंने भी 130 क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो भी सारे यहीं से निकाल के दिए, प्रीवियस ईयर, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, ऐसे क्वेश्चन निकाल के दिए जहाँ पे आपका 100% चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे से प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आएगी। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्लस स्टडी मटेरियल। और फिर बेटा टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप चाहते हो टेस्ट देना चाहते हो तो आप टेस्ट दो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन सब अवेलेबल है। 16 टेस्ट है, 13 चैप्टर वाइज टेस्ट है और 3 100 मार्क्स के एमटीपी हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे पता है अभी इतना टाइम नहीं है टेस्ट, लेकिन वो बच्चे दे सकते हैं जिनका खाली ग्रुप 2 प्लान है। ठीक है, तो बेटा ये सब चीज़ें। अब इसके अलावा सर हम आगे क्या करने वाले हैं? बेटा आगे मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें हम दोनों एमटीपी डिस्कस करेंगे, एमटीपी 1 और एमटीपी 2। ठीक है, फिर हम सर अप्रैल के अंदर कॉस्टिंग पे कोई और वीडियो नहीं देंगे क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब सर कॉस्टिंग का पेपर होने वाला होगा उससे 1-1.5 दिन पहले हम लेंगे मैराथन, जहाँ पे आपके बेटा पूरी कॉस्टिंग हम फिर से रिवाइज कराने वाले बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, किसी बच्चे को अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम है कॉस्टिंग में तो वो मेरे इस नंबर पे मुझे रीच आउट कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। बहुत बच्चों की मैंने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन आपकी भी मैं डेफिनेटली करूंगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।